हेलो एवरीवन। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो आपने डिस्कस किया था लाइन टर्मिनेटेड विथ इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड, ठीक, तो वहां पर हमें कुछ नोट करवाना था। ठीक है, तो पहले हम उस नोट के बारे में बात कर लेते हैं और साथ ही साथ लास्ट क्लास में जो हमने क्या लिख दिया था, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्लास नंबर 28, जबकि वो क्या थी, क्लास नंबर 27 थी। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हमने 28 लिख दिया था। ठीक है, तो वो 27 थी और या आज की होने वाली क्लास होगी ये 28 होगी। ठीक है, अब हम नोट करवा लेते हैं। ठीक है, तो नोट हम करते हैं। नोट क्या रहेगा कि देखो, हमने क्या देखा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के केस में क्या हो रहा था, तो दोनों के केस में सिर्फ हमको क्या मिल रहा था, जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट मिल रहा था। ठीक है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट नहीं मिल रहा था। वो क्यों नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए हमको नोट करना है इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी both are an energy storage element. Thus, they don't have reflection coefficient. ठीक है, तो क्या हमने नोट कर लिया, हमने ये नोट किया है कि इंडक्टर एल और कैपेसिटर सी दोनों के दोनों क्या है, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होने के कारण इसमें रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्या होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्या होगा, नहीं होगा। मतलब जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आरवी भी क्या होगा, जीरो होगा। और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक नोट हम ये करेंगे। ठीक है, एक नोट और हम ये करेंगे, वो नोट ये रहेगा कि जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। और ये होगा, ये सारे केसेस के लिए यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल केसेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल केसेस। फॉर ऑल अबाउ 7 केसेस ठीक है, सारे केसेस के लिए जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा वोल्टेज का और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले। बट क्या होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू दोनों की इक्वल होने वाली। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमारा ये कंप्लीट डिस्कशन हो गया है, इसके ऊपर जो बचा था वो भी हमने बात कर ही ली है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था कि हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि टेबल बनाएंगे। ठीक है, मतलब इसकी एक समरी बनाएंगे जिससे आपको आपका जो जो कॉन्सेप्ट है ना, रिलेटेड टू ट्रांजिएंट या ट्रेवलिंग में, वो क्या है, और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या रखेंगे यहाँ पर, कोएफिशिएंट्स। ये हो जाएगा कोफिशिएंट। सेकंड क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड टर्मिनेटेड विथ टी जंक्शन, या फिर बोल देंगे क्या, पैरेलल लाइन जंक्शन, या क्या बोल देंगे हम, पैरेलल लाइन। ठीक है। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड terminated with load impedance ZL, या फिर बोल देंगे क्या, केबल। ये सेकंड हो गया। थर्ड केस हमने कंसिडर किया था रिसीविंग एंड टर्मिनेटेड विथ ZL इज इक्वल टू ZS। ये वाला जो केस था वो कौन सा है, ZL इज नॉट इक्वल टू ZS। ठीक है। और ये कौन सा केस हो जाएगा, ZL इज इक्वल टू ZS वाला। और थर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिसीविंग एंड ऑपरेटिंग एट शॉर्ट सर्किट। एंड शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड मतलब ZL क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। और लास्ट केस क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किटेड को हम कैसे डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा इनफिनिट। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट की बात करें हम, देखो जो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। तो वो टी जंक्शन के केस या पैरेलल लाइन के केस में क्या हो जाएगा, जो टी जंक्शन या पैरेलल लाइन के केस में हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ZS1, यहाँ हो जाएगा ZS2, और यहाँ हो जाएगा क्या, ZS3। ठीक है, ये हो जाएगा ZS3। ये जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा 2 डिवाइड बाय ZS1 डिवाइड बाय 1 बाय ZS1 प्लस 1 बाय ZS2 प्लस 1 बाय ZS3। ठीक है, आप रिसीविंग एंड टर्मिनेटेड विथ लोड इम्पिडेंस ZL, या फिर केबल कंसिडर कर रहे हैं ना, केबल जो लाइन होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी कहाँ पर, केबल में। तो उस केस में यहाँ पर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। ठीक है, और रिसीविंग एंड टर्मिनेटेड विथ ZL इज इक्वल टू ZS। ठीक है, यहाँ पर जो केबल है वो क्या है, उसका सर्ज इम्पीडेंस क्या है,
सॉरी, जो लोड इम्पिडेंस है वो क्या है, सर्ज इम्पिडेंस के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1। और रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड मतलब ZL 0, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड, तो ओपन सर्किटेड के केस में ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब हम बात करेंगे सेकेंड की। सेकेंड हो जाएगा हमारा क्या, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ठीक, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ZS1 माइनस 1 डिवाइड बाय ZS2 प्लस 1 डिवाइड बाय ZS3, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट क्लास में दिखा चुका हूँ। 1 बाई ZS1 प्लस 1 बाई ZS2 प्लस 1 डिवाइड बाय ZS3, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड केस, ठीक है। और जो रिसीविंग एंड टर्मिनेटेड विथ लोड इम्पिडेंस ZL इज नॉट इक्वल टू ZS, इस केस में जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ZL माइनस ZS डिवाइड बाय ZL प्लस ZS, ठीक है। और जो इस केस में क्या होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, ZL 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की, जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट होगा वो कितना हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ZS2 प्लस 1 डिवाइड बाय ZS3 माइनस 1 डिवाइड बाय ZS1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ZS1 प्लस 1 डिवाइड बाय ZS2 प्लस 1 डिवाइड बाय ZS3, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट टी जंक्शन के केस में या पैरेलल लाइन के केस में। और सेकंड केस में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ZS माइनस ZL डिवाइड बाय ZS प्लस ZL, ठीक है। अब यहाँ पर आप इन दोनों वैल्यूज को अगेन इक्वल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ZL को क्या करोगे, 0 पुट करने वाले, यहाँ 0 पुट करोगे तो ZS डिवाइड बाई ZS ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये इनफाइनाइट पुट अप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड भी हो गया। अब हमारा जो लास्ट वन है वो है फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ केस क्या हो जाएगा, तो फोर्थ केस हो जाएगा जो कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट का होने वाला है, ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट, जैसे कि ये क्या था, ZS1 था, ठीक है। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट के केस में ये हम ZS2 को यहाँ पर पुट अप कर देंगे ZS1 की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय ZS2 डिवाइड बाय 1 बाय ZS1 प्लस 1 डिवाइड बाय ZS2 प्लस 1 डिवाइड बाय ZS3, ठीक है। थर्ड केस सॉरी सेकंड केस के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ZS डिवाइड बाय ZL प्लस ZS, ठीक है। अब ZL इज इक्वल टू ZS पुट करोगे तो ये भी ZS और ये भी ZS, तो ये 2 ZS डिवाइड बाय 2 ZS, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना होगा, ZL की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 ZS डिवाइड बाई ZS, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट पुट कर दोगे, यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करोगे, टोटल वैल्यू डिवाइड बाई इनफाइनाइट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, 0। तो ये हो गया हमारा समरी टेबल भी बन गया। आप एक बार में भी इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हो।
ठीक है, ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आप एक बार में भी यहाँ से आप देखकर, ठीक है, इसको क्लियर कर सकते हो। देखो मैंने अभी नोट में क्या बोला था कि जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी हाँ, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट के बराबर है। तो देखो ये रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज है और ये क्या है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट है। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी, क्या है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर प्लस या माइनस करेगा। तो मैग्नीट्यूड में तो हमारा जो साइन है वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू अगेन इक्वल हो जाएगी, ये जीरो और जीरो तो एक रियल नंबर दिख रहा है, दोनों इक्वल है। ये भी देखो वन और वन इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, ये भी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तो ये मेरा जो नोट है वो यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होगा ऑल द केसेस के लिए रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, वो एकदम कंप्लीटली कवर करवा चुके हैं। ठीक है, आप इन लेक्चर्स के बेसिस पर कोई से भी एग्जाम को फाइट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक जो भी लेक्चर दिए वो जेई को भी यहाँ पर कवर कर रहा है, एई को भी और पीएसयू एग्जाम को भी, और यहाँ तक कि आप गेट की एग्जाम के लिए भी इन लेक्चर को एकदम अच्छे तरीके से वन बाय वन तरीके से आप क्या है उसको विजिट कर सकते हो। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, कि अभी तक जितना भी पढ़ाया है वहां से एक क्वेश्चन भी यदि बाहर चला जाए तो आप हमका अनफॉलो कर सकते हो। बस आप इतना पढ़ लीजिए, जो भी मैंने जो अभी तक 28 लेक्चर्स दिए हैं आप इतना पढ़ लीजिए, इसमें से आपको इन चैप्टर्स में से और भी कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होने वाला है उसमें हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पैरामीटर जो होंगे ट्रांसमिशन लाइन के, उसमें मेनली हम स्टडी किसकी करते हैं, इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की। ठीक है, देन हम बात करेंगे, छोटा चैप्टर है, ठीक है, इसमें मतलब वो ये इस चैप्टर में सब चैप्टर होगा छोटा सा पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का। उसके बाद हम बात करेंगे कोरोना की। ठीक है, और उसमें कुछ और फंडामेंटल रहेंगे, जैसे स्किन इफेक्ट भी होता है लाइन में और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि एई लेवल या पीएससी लेवल के एग्जाम के लिए वो जरूरी होते हैं फंडामेंटल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, आपको यदि मजा आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।